युद्ध किसी मसले का हल नहीं होता और थक हार कर इंसान को बातचीत के टेबल पर आना ही होता है। ईरान अमेरिका युद्ध में यही हो रहा है और आखिरकार समझौता हो गया। लेकिन जब समझौता हो जाता है तो कुछ खत्म हो जाते हैं और कुछ का जन्म होता है। यही युद्ध का किरदार है। और उसी कड़ी में एक नेता जिसने 3 दशक तक अपने देश को ये विश्वास दिलाया कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति ईरान को रोक सकता है, अमेरिका को अपनी लाइन पर ला सकता है और इजराइल की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू है। लेकिन अब वही नेता अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस ईरान को लेकर उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया, जिस खतरे का डर दिखाकर उन्होंने चुनाव जीते, सरकारें बनाई और खुद को मिस्टर सिक्योरिटी साबित किया, उसी ईरान के साथ अमेरिका अब समझौते की राह पर आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब नेतन्याहू की इच्छा के खिलाफ होता दिखाई दे रहा है। इजरायली मीडिया और पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह अंतरिम समझौता सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं है, ये सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक छवि पर हमला है। वो छवि जो दशकों से ये कहती रही है कि मैं अमेरिका को समझता हूँ, मैं वॉशिंगटन को प्रभावित कर सकता हूँ और मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो अमेरिका और इजराइल को एक रणनीतिक धुरी में बांध कर रख सकता हूँ। लेकिन आज तस्वीर बदलती दिख रही है। कभी राजनयिक नेतन्याहू को अमेरिका विस्परर कहते थे, यानी ऐसा नेता जो व्हाइट हाउस के कान में अपनी बात डाल सकता था। अमेरिका की संसद में शायद ही कोई विदेशी नेता इतने प्रभावशाली तरीके से बार बार पहुंचा हो जितना नेतन्याहू पहुंचे। डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, दोनों दलों में उन्होंने अपना प्रभाव बनाया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वो दौर खत्म हो चुका है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें नेतन्याहू का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता था, आज वही ट्रंप ईरान के साथ बातचीत और समझौते की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वही ट्रंप हैं जिनके कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया था। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की नीति अपनाई थी। लेकिन आज अगर ट्रंप प्रशासन किसी समझौते की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि अमेरिका अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है, न कि नेतन्याहू की राजनीतिक जरूरतों को। और यहीं से नेतन्याहू की सबसे बड़ी समस्या शुरू होती। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो नेतन्याहू की पूरी राजनीति इस विचार पर टिकी थी कि ईरान एक अस्तित्वगत खतरा है और उससे निपटने का एकमात्र रास्ता सैन्य दबाव है। उन्होंने सालों तक कहा कि बातचीत नहीं, ताकत ही समाधान है। लेकिन अगर अमेरिका बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि नेतन्याहू का मूल तर्क ही कमजोर पड़ जाता है। युद्ध शुरू होने के समय नेतन्याहू ने जनता से कहा था कि इजराइल निर्णायक जीत हासिल करेगा। उन्होंने संकेत दिए थे कि ईरान की शक्ति तोड़ी जाएगी। उन्होंने ये भी उम्मीद जगाई थी कि क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है? ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उत्तरी इजराइल के हजारों विस्थापित नागरिक हैं, अब भी अपने घरों में सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, अमेरिका युद्ध को आगे बढ़ाने के बजाय उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब जिस युद्ध से नेतन्याहू को अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की उम्मीद थी, वही युद्ध अब उनकी राजनीतिक कमजोरी का कारण बनता दिखाई दे रहा है। उनके पूर्व सलाहकार अवीव बुशंस्की का बयान भी कम चौंकाने वाला नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका ईरान समझौता नेतन्याहू के लिए एक जबरदस्त झटका है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ युद्ध में अपेक्षित परिणाम नहीं खोए, बल्कि ट्रंप जैसी महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी भी गंवा दी। यानी नुकसान सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्तों में दरार आ चुकी है? विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो ये सिर्फ व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, यह रणनीतिक सोच का टकराव है। ट्रंप प्रशासन पश्चिम एशिया में एक और लंबे युद्ध में उलझना नहीं चाहता। अमेरिका पहले ही यूक्रेन, चीन और अपनी घरेलू चुनौतियों में व्यस्त है। वो क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। दूसरी तरफ नेतन्याहू का मानना है कि ईरान और उसके सहयोगियों पर लगातार दबाव बनाए रखना ही इजराइल की सुरक्षा की गारंटी है। यानी दोनों देशों के लक्ष्य अब एक जैसे नहीं रह गए और यही स्थिति नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि इजरायली राजनीति में उनकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा ये रही कि वे अमेरिका के साथ विशेष संबंधों का दावा करते थे। अगर जनता को ये लगने लगे कि वॉशिंगटन अब उनकी बात नहीं सुन रहा, तो उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को गहरी चोट लग सकती है।
उधर ईरान भी इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि तेहरान दुनिया के सामने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा कि इजराइल क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका कूटनीति चाहता है। अगर ये धारणा मजबूत होती है तो अमेरिका और इजराइल के बीच दूरी और बढ़ सकती है और तब वॉशिंगटन को एक कठिन विकल्प चुनना पड़ सकता है। या तो वो अपने पुराने सहयोगी इजराइल के साथ खड़ा रहे या फिर ईरान के साथ किए गए समझौते को बचाने की कोशिश करे। यही वो स्थिति है जिससे नेतन्याहू सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका का झुकाव कूटनीति की तरफ बढ़ता है तो नेतन्याहू की वर्षों पुरानी राजनीति का आधार कमजोर हो सकता है। इसलिए आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होगा या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या ये समझौता बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक युग के अंत की शुरुआत साबित होगा।